नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गाय के मनुष्य के गले में पट्टा डालकर जानवरों की तरह व्यवहार करना मनुष्यता के खिलाफ है। उन्होंने राजधानी में एक युवक के गले में पट्टा डालकर उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करने व धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने की घटना को गंभीरता से लिया है। उनके निर्देश के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण चिन्हांकित कर लिए गए हैं। तीनों आरोपियों के विरुद्ध रासुका में कार्रवाई की जा रही है। संबंधित टीआई को हटा दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घटना की गंभीरता से लेते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर ने 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह का व्यवहार निंदनीय है। सुबह आपको 24 घंटे का कहा था, 6 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। एनएसए की कार्रवाई कर दी गई। उनका अतिक्रमण चिन्हित कर लिया गया। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। टीआई जो थाना प्रभारी है वो लाइन अटैच होगा और ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग, ऐसी घृणित सोच को ही हम कुचलने की कोशिश करेंगे। मूल है इस घृणित सोच को कुचलना और भोपाल में वो कार्रवाई हो जो नजीर बन के मध्य प्रदेश में जाए। आज जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का सम्मान किया गया है, आभार व्यक्त किया गया है, कारण क्या? देखिए, एक वीडियो कल रात से वायरल हो रहा था जिसमें हिंदू समाज के लड़के को कुत्ता बनाकर उसमें बेल्ट डालकर और कुछ अनर्गल बातें की गई थी। माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में जब मामला आया तो उन्होंने सुबह घोषणा की कि 24 घंटे के अंदर अपराधी सखीचों के पीछे होंगे। निश्चित रूप से तुरंत कार्रवाई की गई और मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, कोई भी इस तरह के काम करने का काम, दहशत फैलाने का काम करेगा तो उसकी जगह जेल की सखीचें। माननीय मंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई की और आज हिंदू समाज के सभी लोग यहाँ पे एकत्रित होकर माननीय गृह मंत्री जी से मिले और हमने सबने मांग की कि उनके जो अपराधी हैं, उनके जो अवैध अतिक्रमण हैं, उनको ध्वस्त किया जाए। लाइन टीआई साहब ने उनकी बात नहीं सुनी, क्यों नहीं कार्रवाई की, तो उसके लिए भी उनको लाइन अटैच करने की बात भी की उन्होंने। और जो इस तरह की दहशत फैलाने का काम कर रहा है उनको, वो निश्चित रूप से यह मामला नज़ीर बने पूरे मध्य प्रदेश में। कोई भी जो इस तरह से दहशत फैलाने का काम करेगा उसकी जगह जेल की सखीचें। माननीय गृह मंत्री ने त्वरित सब मांगों को पूरा किया और आज हम पूरा हिंदू समाज यहाँ पे उनके धन्यवाद करने हैं। एक मिनट ना, ये लिखता था इस टाइप से क्रॉस क्वेश्चन कर लो फिर मैं आपसे चलो 1 मिनट ना शुरू कर लो। देखिए, आरोपी की मां जो है उनका वो भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये जो फरियादी इसको आप बताया जा रहा है विजय रामचंदानी, ये हमारे बेटों को ये कहता था कि तुम कटे हो। ये तमाम जो धर्म से रिलेटेड बातें कि उनको चिढ़ाता भी था और तमाम ऐसी बातें थी जिसको लेकर ना ये एक आपसी वो दो जो थी दुश्मनी हो गई थी। और क्योंकि जिस तरह से वो कमेंट करता था ये गलत है धर्म से रिलेटेड। देखिए, इन सभी चीज़ के लिए कानून बना है। देश में संविधान का राज है, मध्य प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई भी इस तरह के चीज़ों को अंजाम दे रहा है, गतिविधियों को, तो उनको कानूनन उनको काम करना चाहिए था। अगर आप कानून अपने हाथ में लोगे तो वो उसको कोई भी अच्छा नहीं मानेगा और कानूनन कार्रवाई जो भी होगी वो की जाएगी। मैं तो उनकी माताजी से भी निवेदन कर रहा था, जब उनके बच्चों ने ये कृत्य किया उससे पहले अपने बच्चों को, अपने लालों को समझाना चाहिए था कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कर रही है उनको। दूसरा, उनके घर अवैध रूप से बनाए गए, वो नगर निगम कामला लेके उनको तोड़ने जा रहा है, वो विखंडित किए जाएंगे क्योंकि इलीगल है, अवैध। मामले में और भी आरोपी हैं? 3 आरोपी मुख्य आरोपी वो पकड़े गए हैं। 3 जो सहायक हैं उनके लिए भी टीम लगी। तो सर, ये जो अपराधी हैं उस सबके जमीन दोज की जाएंगी या कुछ? निश्चित रूप से जिसका भी अवैध होगा कानून के हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की। सर, जो उनके सहयोगी हैं सर, क्या उन पे भी अतिक्रमण किए अगर होंगे तो उनको भी तोड़ा जाए। मध्य प्रदेश में आदि पुरुष फिल्म विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सोमवार को कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा सहित कार्यकर्ता फिल्म के कहानी के लेखक मनोज मुंतशिर पर एफआईआर दर्ज करने भोपाल के टीटी नगर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदन दिया कि साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि जल्द से जल्द उन पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाए। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सनातन धर्म के खिलाफ है या केवल इवेंट मैनेजमेंट करती है। इस फिल्म में वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण के तथ्यों को
तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। राम जी की छवि को बदल कर दिखाया गया है। राम को महाबली बताया गया है। राम जी सौम्य और सॉफ्ट उनकी पर्सनालिटी। हमारी मांग है कि मुंतशिर को जेल भेजा जाए, साथ ही फिल्म से कमाया गया पैसा जब्त कर सरकारी खजाने में जमा किया जाए। सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सियापत रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, सियापत रामचंद्र की जय। अपराधियों को फांसी दो। उस फिल्म के द्वारा जो हिंदू और सनातन धर्म की जो मानने वाली भावनाएं बढ़ती है, ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई आप करें। और जो बाकी जो पिक्चर लगी है रंगमहल में, उसको तत्काल बंद, जो जहाँ लगी है मोबाइल पीछे लाओ। अरे मोबाइल पीछे कर मोबाइल पीछे करना कुछ चेंज कर रहे हैं ना, वो जैसा बता रहा है कल उसमें भी आ रहा है, चेंज हो रहा है। आज मनोज मुंतशिर के खिलाफ आवेदन देने आए हैं FIR को लेकर, क्या है मामला? देखिए, जिस तरह से आदि पुरुष फिल्म बनी है, इसमें सीधे वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है और ऐसे डायलॉग डिलीवरी की गई है। और जो भगवान राम का स्वरूप है उसको पूरा बदल के दिखाया गया है। उनको एक बाहुबली की तरह बताया गया है। उनकी ड्रेसेस, सीता जी की ड्रेस, हनुमान जी की ड्रेसेस, ये सब पूरी इन्होंने बदल दी, छेड़छाड़ की है। और इस फिल्म का प्रोमो भोपाल में जब गौरव दिवस मना था तो शासकीय पैसों से प्रोमो हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये धर्म विरोधी है, ये सनातन धर्म विरोधी है। और इन्होंने जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी हुई है और जिस तरह का इसको प्रमोट किया गया है, इस पे FIR होना चाहिए। इनको जेल भेजा जाना चाहिए, चाहे मनोज मुंतशिर हो या और इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर पूरी तरह बैन हो। और जो पैसा इन्होंने कमाया है, ये पैसा भी जब्त होना चाहिए। लेकिन मनोज मुंतशिर ने तो ट्वीट करके कह दिया है कि इसके संवाद बदले जाएंगे, तो फिर काहे की सियासत? क्योंकि आपको मैं गाली दे दूं और उसके बाद ले लूँ कि वापस ले लिया तो ख़त्म हो जाएगा केस? ये कुछ नहीं होगा। ये फिल्म बैन होना चाहिए। केवल 5 डायलॉग से नहीं चलेगा। इन्होंने अपमान किया है सनातन धर्म का, हनुमान जी का, सीताराम भगवान का। ये तो सब FIR दर्ज करा रहे हैं और मांग करेंगे और पैसा भी इनका जब्त किया जाए। आज आप लोग FIR दर्ज कराने गए थे, आज फिल्म में डायलॉग को लेकर के क्या खास? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करती है। और ये इस फिल्म के अंदर वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण के जो तथ्य हैं उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उनकी पर्सनालिटीज़ को एक तरह से बदल के दिखाया गया है। महाबली बताया गया है भगवान राम को, जो कि एक सॉफ्ट और एक सौम्य उनकी पर्सनालिटी थी। इसकी FIR करने आए। और ये फिल्म का प्रोमो भारतीय जनता पार्टी का गौरव उत्सव जो है उसमें मनोज मुंतशिर ने किया था, उनके पैसे किया। इनकी FIR, उनको जेल भेजा जाए। और जो पैसा एक्स्ट्रा कमाया है, ऐसा लगता है कि डील हो गई है, कुछ पैसा इनको भी मिलने वाला है, इसलिए ये पैसा जब्त हो सरकारी खजाने में और जन कल्याणकारी योजनाओं में लगे। सर, किस किस के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मनोज मुंतशिर। दिया गया है, तो क्या इस पे FIR दर्ज की जाएगी और क्या है मामला पूरा? हाँ, अभी कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री एवं अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा एक आवेदन आदि पुरुष फिल्म के विरुद्ध में दिया है, जिसकी जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह के, क्योंकि अभी आपने भी कहा कि जो रंगमहल टॉकीज में जो फिल्म लगी है वो कर जाएगी, क्योंकि वक्तव्य जिस तरह के सामने आ रहे हैं, आपको लगता नहीं है? हाँ, वक्तव्य TV पे चल रहे हैं कि कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। अभी रंगमहल पे चालू नहीं हुई है फिल्म। नहीं, अभी हाँ 3 दिन वो खुद ही कह रहे थे कि हम अभी 3 दिन नहीं चलाएंगे, जो भी हुआ हो।
एमपी के सभी प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश की शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। दुर्भाग्यवश प्राइवेट स्कूल संचालक परेशान व समस्या ग्रसित है। शिक्षा के आधार अधिनियम में शासकीय और अशासकीय दोनों में कोई भेद नहीं किया गया है। हमें समान अधिकार और सम्मान दिया जाए। संस्थान का संचालन समाज में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इसमें प्राइवेट स्कूल संचालकों की भी अपनी एक अहम भूमिका व महत्व है। निवेदन है कि अशासकीय विद्यालय संगठन संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के संगठनों का महागठबंधन के नेतृत्व में आज 100 के सभी 52 जिलों में संगठन प्रमुख व संचालक साथियों की उपस्थिति में हमारी 5 सूत्रीय मांग आपके सामने निवेदनात्मक ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत है। आपसे निवेदन है कि राम अनुसार इनका निराकरण किया जाए और सत्र 2021-22 की आरटीआई की राशि का भुगतान 30 जून 2023 तक अनिवार्य रूप से संचालकों को प्रदान किया जाए। नियम से राजपत्र के अनुसार सत्र के अंत में आरटीआई भुगतान का उल्लेख है। उनसे निवेदन है कि मोबाइल ना चला, तो घर में चला लेंगे रात के मतलब यहाँ से 8 बजे के बाद मोबाइल चला लेना। पूरी जिंदगी पड़ी मोबाइल चलाने के लिए। निवेदन करता हूँ, बहनों को साथ प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। एक नारा पर नहीं सहेंगे अत्याचार, अब नहीं होंगे हम लाचार। आप लोग बोलेंगे अब हम नहीं होंगे लाचार। नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। भारत माता की वंदे वंदे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किससे? हमारे आजादी से। किससे आजादी? अपने अधिकार की जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम हमेशा जारी न रखें। हमें ऐसे संचालकों भाई जो खड़ा है उसकी कुर्सी लगवा दो। हमारा साथ नहीं देता है। सम्माननीय व्यक्ति है भैया। मैं कहता हूँ यहाँ का सबसे बड़ा संगठन देने वाला पीएसए जी का ग्रुप, इनको यहाँ से हटा दो। ये बेईमान है सारे। ये हमारे संचालकों के लिए भोपाल में खड़े नहीं होते। सही बात। तकलीफ होता है। मैं अपनी बात को पूरा ले। तकलीफ है सर, तकलीफ है। देखिए जब जूते पड़ेंगे लाते पड़ेंगे कोई नहीं आता, माला पहनाने चले जाते हैं। मैं किसी भी सदस्य की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्रदेश संगठन चलाते हो तो संचालकों का साथ दीजिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हमारी पूरी नहीं हो रही है। हम लोगों ने 10 दिन पूर्व एक निवेदन पत्र दिया कि 10 दिवस के अंदर हमारी मांगे मान ली जाएं। 10 दिवस से गुजर करके 15 दिवस हो चुके, तब भी हमारी मांगे नहीं मांगी गई। तो हम लोगों ने यहाँ चेतावनी पत्र भी दिया। चेतावनी पत्र का कोई मतलब नहीं निकला। आज हम लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ से राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त में मौजूद है और राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी श्री एस धनराजू जी वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। प्रदेश कक्ष प्रमुख शिक्षा विभाग अनुरश्मि समी मैडम वो भी उपस्थित नहीं है। कोई बंदा यहाँ पर आने तैयार नहीं है। तो हम लोगों का एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री के आवास को जा रहा है और जितने भी संचालक मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, ये पैदल यात्रा यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री, चाहे हम लोग गिरफ्तारियाँ हों और चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोग सीएम हाउस के लिए जा रहे हैं। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? मुख्य मांगे है जो 5वीं 8वीं का रिजल्ट जो इस प्रकार का दिया है, भेदभाव किया है, सरकारी स्कूल के बच्चों को पास कर दिया, प्राइवेट के साथ भेदभाव किया, साथ में दो बार रिजल्ट बनाया और उसके बाद ही बच्चों को फेल कर दिया। जो बच्चे ए ग्रेड के हैं उनको फेल कर दिया, जो बच्चे उपस्थित थे उनको अनुपस्थित दिखा दिया। ये तमाशा बना के रखा है, तो इसको इस विसंगति को दूर किया जाए, बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। दूसरी मांग है हमारी जो आरटी एक्ट का पैसा है जो निःशुल्क बच्चों को हम अध्ययन कराते 25% बच्चों को, वो राशि हमको पिछले 2 वर्षों से अप्राप्त है। मांग के हमको टुकड़ों में देने की बात कर रहे हो और आज 2 साल से हम नहीं दिया गया। तीसरी मांग हमारी एक रजिस्टर्ड किरायानामा है, उस रजिस्टर्ड किरायानामे को किस विधान से उन्होंने वो किया है, तो रजिस्टर्ड किरायानामा हम हटाइए। ऐसी लगभग हमारी 5-7 मांगे हैं। उन मांगों को हम मनवाने के लिए आए हैं और ये मांगे वैध हैं, किसी भी प्रकार से अवैध नहीं है। शासन इसको मान सकता है। शासन के परिपालन में संवैधानिक रूप से हमने ये मांग रखी है। जो मांगे जायज है उसी मांगों को मनवाने के लिए आए हैं। आज ज्ञापन देने के लिए कितने? सर आज ज्ञापन पर नहीं देना हम लोग को, ज्ञापन का समय तो खत्म हो गया। ज्ञापन देते देते हम लोगों के बाल पक गए हैं और पिछले 4 वर्षों से लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं। और जब से ये एस धनराजू जी राज्य शिक्षा केंद्र पर बैठे हैं तब से ये मनमानी हो रही है, हम चाहते पहले तो इनको हटवाया जाए। जिस दिन ये हट जाएंगे व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ बन सकती है।
मेरा ऐसा मानना है। कितने जिले से यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिले से लोग आए हैं और आज संख्या लगभग यहाँ 4 से 4,500 की संख्या में संचालक मौजूद हैं यहाँ पर। तो क्या लगता है आपको इतने बार ज्ञापन देने के बाद भी डस्टबिन में डाल दिया गया, तो सरकार इस बार भी अपनी मांगे पूरी कर सरकार को मांगना पड़ेगा साहब, सरकार को मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो हमने एक बात बार बार हमेशा कहते हैं कि हम दर बदल सकते हैं, दीदार बदल सकते हैं, हम कल्पनाओं का आकार बदल सकते हैं। ये और बात है कि बिखरे हुए हम, अब हम एक हो गए, हम सरकार बदल सकते हैं। जबलपुर के सतपुला में 50 साल की हथनी चंचल की इलाज के दौरान मौत हो गई। चंचल करीब 15 दिन से बीमार थी, जिसके इलाज के लिए चंचल को वाइल्ड लाइफ सेंटर ले जाया गया था, जहां करीब 3 दिन सेंटर में चंचल का इलाज किया गया है। जिसके बाद महावत चंचल को लेकर सतपुला ले गए थे, जहां वाइल्ड लाइफ के डॉक्टरों की निगरानी में इलाज लगातार चल रहा था। महावत गोविंद गिरी के मुताबिक बागेश्वर धाम की कथा के दौरान चंचल को छतरपुर से जबलपुर लाया गया था, जिसके कुछ दिन बाद से ही चंचल के यूरिन में ब्लड आने लगा था, जिसके इलाज के लिए वेटरनरी के में वाइल्ड लाइफ सेंटर में ले जाया गया था, जहां करीब 1 सप्ताह तक डॉक्टर सोमेश सिंह, काजल जाधव, अमोल रोकड़े और वेटरनरी स्टूडेंट के द्वारा चंचल का इलाज किया गया, जहां चंचल को थोड़ी राहत मिली। उसके बाद सतपुला ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा था। वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट के मुताबिक चंचल को यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से काफ़ी हद तक राहत मिल चुकी थी, लेकिन लूज मोशन होने के कारण वह लगातार कमज़ोर होती जा रही थी, जिसके कारण चंचल को एक दिन में करीब 35 लीटर तक आएगी फ्लूट लगाई जाती थी, जिसकी देख रेख डॉक्टर बाकायदा किया करते थे। कमज़ोरी होने के कारण डॉक्टरों ने चंचल को तरबूज खिलाने की भी सलाह दी थी। इसके बाद महावतों ने मिलकर बीमार हथनी चंचल को एक दिन में ही करीब 80 किलो तरबूज खिला दिए, जिसके कारण डॉक्टर के सामने और मुसीबत खड़ी हो गई थी। बताएं बाबा जी, कहाँ से आए थे, कब आए थे ये हाथी को लेके? हम लोग यहाँ छतरपुर जिला से आए थे और जो बागेश्वर पनागर में तिवारी जी विधायक जी को हमने बुलाया था यात्रा में सामने को, तो 24 मार्च को उसका जुलूस था, शोभा यात्रा, और 26 तारीख को हमने पनागर से चल दिए तो जबलपुर आए, और जबलपुर से फिर यहाँ घूमते रहे 10-15 दिन। इसके बाद में फिर यहाँ गए, क्या बोलते हैं, कुंडम साइड गए तो हाथी के पेशाब से ब्लेड गिरने लगा, तो फिर हम आगे नहीं गए, वहाँ से घाट पड़ता है अमझरा की घाट, ही से फिर पीछे लौट आए। तो वेटनरी के लिए हमने फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब बोले कि यहीं लाओ जबलपुर, तो इलाज हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर जबलपुर आया, फिर फ़ोन किया तो बोले वेटनरी आ जाओ, तो वहाँ पर हाथी के कागज़ जमा किए, रिपोर्ट लगाई, तब इनका इलाज चला गया। 1 महीने से कुछ आराम ही नहीं मिल रहा था। कब खत्म हुई ये आज ही कितने बजे? 1 बजे रात को खड़े गिर गई। अब क्या किया जी? क्या किया जाता है? ये अंतिम संस्कार किया जा रहा है यहीं पे GCF, ये सतपुरा बाजार, गड्ढा खोद रहा है GCF से। नाम बता दीजिए। हमारा गोविंद। चंचल नाम की हथनी जो महावत लेकर छतरपुर से यहाँ पर जबलपुर कुछ महीनों पहले आया था, वो पहले बागेश्वर महाराज जी के वहाँ पर वो गया था। उसके बाद फिर काफ़ी समय तक जबलपुर शहर में वो यहाँ महावत हथनी को लेके घूमता रहा। उसके बाद फिर स्वास्थ्य जब खराब हुआ तो उसने वेटनरी में इन्फॉर्म किया। लगातार डॉक्टर्स ने लगभग 1.5 से 2 महीने इलाज किया, परंतु किसी प्रकार का कोई आराम नहीं लग पाया और अंततः आज उसकी मृत्यु हो गई। हम सब दुखी हैं, क्योंकि मेरे जीवन का तो पहला ऐसा मौका है कि जब मैं अपने सामने किसी हाथी प्रजाति के हथनी का
अंतिम ये सब देख रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर नगर निगम से सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की। अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। गड्ढे वगैरह खोद दिए, दफनाने की परंपरा है, तो उसको आज यहाँ पर सम्मान के साथ पूजन करके उनको यहाँ पर दफनाया जा रहा है। पोस्टमार्टम उसके पहले कराया जा रहा है, क्योंकि हाथी का अगर डेथ होती है तो ज़रूरी है कि हम लोगों को पोस्टमार्टम से पता चलना चाहिए कि कारण क्या था। और पोस्टमार्टम के पश्चात यहाँ पर अंतिम सारी क्रियाएं की जाएंगी। पूजन करके हम लोग अंतिम क्रिया कर रहे हैं और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे तो खुद ईश्वर के स्वरूप हैं, इनकी आत्मा को शांति मिले और आगे इस तरीके से ऐसे प्रजाति के लोग जिनको हम ईश्वर के रूप में मानते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय संसार में रहें और जल्दी उनका जाना ना हो, यही ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग उनको अपना देवी देवता के रूप में पूजते हैं। आज कष्ट है, दुख है इस बात का कि वो हमारे बीच में नहीं है, और कष्ट उसको बहुत कष्ट हुआ आखिरी के 1 से 1.5 महीने इलाज के दौरान। खैर, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को चिर शांति मिले। ओम शांति। इलाज की और क्या हुआ? ये 17 मई को हमारे पास जो गिरी महाराज हैं, महावत जो हैं, अपनी हथनी को लेके आए थे और उन्होंने हमें बताया कि हथनी के पेशाब से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है। जब हमने उनको डिटेल में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैडम 6 महीने पहले से पेशाब के साथ में थोड़ा पस आता था, फिर पस कम हुआ, फिर खून आने लगा। तो हमने जिस दिन उन्होंने बताया उसी दिन से हमारा ट्रीटमेंट चालू हुआ और तुरंत ही जो एलिफेंट के एक्सपर्ट्स थे उनको हमने बताया। इसमें हमारी NGOs ने भी बहुत मदद करी, कुछ दवाइयाँ लाने में, कुछ करने में। और पहले दिन से हमने जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो 26 तारीख आते आते तक यूरिन बिल्कुल क्लियर आने लगा था और 2-3 तारीख को हमें लगा कि एनिमल बहुत रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हमने सूचना दी, तो जो भी हमें लग रहा था सुविधाएं जो सारी हमें मिल रही थी, दवाइयाँ, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी। पर बीच में ऐसा हुआ कि जो किडनी फंक्शन टेस्ट हम जो कहते हैं, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन, वो काफ़ी बढ़ा हुआ आया। फिर हमने चर्चा, फिर कॉलेज लेवल कमेटी में भी हमने कमेटी बनाई थी, एक मेडिसिन डिपार्टमेंट से, सर्जरी डिपार्टमेंट से, हमारे डीन साहब, पूरे कॉलेज से हम लोगों ने सब इन्वॉल्व किया। तो पूरी कमेटी ने जब इसका सुबह शाम हम लोग मुआयना कर रहे तो बीच में बिल्कुल ठीक हो गई थी। परसों के दिन इसका अचानक से ब्लड यूरिन नाइट्रोजन बढ़ा हुआ था। कल भी हमें लगा कि एनिमल जो खा नहीं रहा था खाने लगा, यूरिन क्लियर आ रहा है बाकायदा, जैसा हमें एक्सपर्ट सलाह दे रहे थे। हमने बीच में प्रयत्न भी किया डॉक्टर के शर्मा को मैं बुलाऊँ यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि वीडियो कॉलिंग के जरिए मैं सारा देख रहा हूँ और आप बेहतर कर रही हैं, और उनकी सलाह से मैं कर रही थी। और अचानक ही कल रात को मुझे महावत ने बताया कि 1:30 बजे करीब रात को इसकी मृत्यु हो। कितनी उम्र थी हथनी की? महावत के अनुसार ये हथनी जो है 50 वर्ष करीब की है। नाम, शुभ नाम बता अपना। मेरा नाम डॉक्टर शोभा जावरे, मैं प्रभारी संचालक हूँ SWFH। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत धनवंतरी नगर में भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा के ऑफिस में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती को गोली लगने के मामले में परिजनों के द्वारा दूसरे दिन थाने में पहुंचकर फरार हुए भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा के विरुद्ध मामले में FIR दर्ज करवाई गई है। जहां थाने पहुंचे परिजनों ने भाजपा की कल उन्होंने सूचना मिली थी कि देविका को प्रियंका विश्वकर्मा के ऑफिस में गोली लगी है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि देविका की सहेली पायल देविका को प्रियांश के ऑफिस लेकर गई थी, वहां उसे कैसे गोली लगी ये नहीं पता है, लेकिन प्रियांश ने देविका की मौसी को फोन करके तबीयत खराब होने की सूचना दी थी। वहीं परिजनों को बाद में पता चला कि देविका को गोली लगी है। वहीं पूरे मामले में CSP गोरखपुर प्रतिष्ठिता राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा की ऑफिस में देविका को गोली की सूचना पुलिस को मिली थी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर देखा गया कि ऑफिस में लगा CCTV कैमरा और DVR गायब है। भैया, कल दोपहर 1-1:30 बजे करीब मेरी भतीजी को गोली लगी, जो कि धनवंतरी नगर निवासी प्रियांश विश्वकर्मा के ऑफिस में। जो हमें पता लगा है कि कोई पायल नाम की सहेली है, वो लेके गई थी उसको उसके ऑफिस प्रियांश के। क्या बात हुई क्या नहीं हुई, ये गोली लगने का पता लगा कि हमारी भतीजी को गोली लगी। फिर प्रियांश ने जो हमारी भतीजी उसकी मौसी को फ़ोन किया, उसको भी बरगलाता रहा कि कुछ नहीं हुआ। जब उसने देखा कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो वो लड़की ने घर वालों को सूचना दी, हमारे भतीजे को सूचना दी। उस आधार पे हम लोगों को शाम को 6:30 पौने 7 बजे पता लगा कि भतीजी को गोली लगी, मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट है।
उसकी हालत स्थिर है पर दयनीय हालत। क्या कर सकते हैं, हमें आज सुबह से आज हैं संजीवनी नगर थाने में खड़े हैं FIR के लिए। हमें ये बोला गया कि लड़की के बयान हो जाए फिर FIR होगी। बस हम FIR का वेट कर रहे हैं कि क्या धाराएं लगती है उस पर। वैसे 307 की धारा लगनी चाहिए उसको, जहाँ पे गोली लगी, ब्रेस्ट के नीचे गोली लगी है उसको। कब से जानते हैं? ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो भतीजी बता सकती है। मेरा नाम अशोक ठाकुर है। जी मैम, क्या मामला था मैम गोली लगने का? संजीवनी नगर थाने में कल की घटना है जब कि एक महिला को गोली लगी है प्रियांश विश्वकर्मा जो हैं उनके ऑफिस में। जैसे ही पुलिस को शाम में इसकी सूचना प्राप्त हुई है, जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हमने एक टीम का गठन किया है जो कि आरोपी जो कि फरार हैं अभी उनको ढूंढने में लगी है। और जो महिला है वो अभी मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर में एडमिट है जिनका भी इलाज चल रहा है। मैम, आरोपी के द्वारा DPR भी लेकर भागा गए जो कैमरे की जो जी, जैसे कि हमने क्राइम सीन पर जाकर देखा तो वहाँ का जो कैमरा लगा है वो निकला हुआ है और DVR भी वहाँ से गायब है। तो ये हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि संभवतः जो प्रियांश है वो DVR और कैमरा वगैरह लेकर के भागा है। मैम, लड़की के परिजनों द्वारा आरोप लगाया है कि पुलिस इस मामले में FIR नहीं दर्ज कर रही है। हम लोग कल से तैयार है FIR करने के लिए। कोई फरियादी नहीं आ रहा था FIR करने के लिए, क्योंकि मैं खुद ही इस मामले में कल से एक्टिव हूँ। तो मैंने खुद बात की परिवारजनों से कि कोई FIR करवा दे, परंतु कोई तैयार नहीं हो रहा था। आज जो भी इनकी बातचीत हुई हो, आज आए हैं ये FIR कराने। लड़की क्योंकि अभी CT स्कैन हो रहा है उसका, जैसे ही उसके बयान होते हैं उसके बयानों के आधार पर FIR की जाएगी। संघमित्रा एक्सप्रेस में ठेके पर सफाई कर्मियों का काम कराने वाला युवक शराब की तस्करी में लिप्त था, लेकिन आरोपी सफाई कर्मी शराब सहित उस समय पकड़ लिया गया जब वह स्टेशन में 3 बैग लेकर उतरा। और जब RPF ने उससे पूछताछ की तो वह कुछ बता नहीं सका। वहीं RPF ने मौके पर इसकी जानकारी आबकारी अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचे आबकारी अधिकारी और RPF ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें अंग्रेजी शराब के पाव रखे हुए थे। आबकारी अधिकारियों ने शराब तो जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी GL मरावी ने बताया कि बालाघाट का रहने वाला गणेश बिसेन रेलवे के ठेके पर सफाई कर्मी का काम करता था, जो ट्रेनों में आया जाया करता था। इस बीच संघमित्रा में सफर करते समय वह बेंगलुरु में 3 बैग में शराब भरकर जबलपुर जा रहा था, जिसे आउटर में शराब माफियाओं को सौंपना था। ये रेलवे स्टेशन में की गई है। RPF से फ़ोन आया था कल शाम को कि संघमित्रा एक्सप्रेस में एक संदिग्ध युवक के द्वारा 3 बड़े बैग लेकर के जा रहे हैं जिसमें शराब हो सकता है। तो RPF के बल के मदद से उस लड़के को रोक करके तलाशी ली गई, जिसमें जो है तो ये 283 पाव 8 PM ओनली सेल फॉर कर्नाटका लिखा हुआ शराब जो है विदेशी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये है। कहाँ से लेके आ रहे थे ये कुछ पता चला? उसका कहना है कि वो बेंगलुरु से लेकर के आया था। अब और चूँकि यहाँ आउटर में किसी को देना था, वो व्यक्ति पहुँच नहीं पाया, इसलिए जो है तो वो स्टेशन में पकड़ा गया। पूछताछ पे क्या बताया? पहले भी कभी करा इसने? चूँकि आरोपी खुद रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है और सफाई कर्मी है रेलवे में, तो उसका कहना था कि मैंने जो है तो पहली बार ये गलती हो गई मेरे से, और मेरे को जो है तो आउटर में जबलपुर में किसी को देना था और वो व्यक्ति गलती से पहुंच नहीं पाया और गाड़ी जो है तो अचानक प्लेटफॉर्म में आ गई और चूँकि में पकड़ा गया। तो क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का गणेश बिसेन, बालाघाट का रहने वाला है। कितनी शराब है ये जो पकड़ी गई है? 283 पाव है, 50.9 बल्क लीटर है। नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तिलवारा थाना पुलिस ने एक शराब तस्कर के पास से 300 पाव देसी शराब जब्त की है। आरोपी यह शराब फुटकर में बेचने के लिए अपने घर लेकर जा रहा था, लेकिन इसी बीच पुलिस को जानकारी लग गई और दबोच लिया। पूरा मामले की जानकारी देते हुए तिलवारा थाना पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि शाह नाला के पास एक युवक शराब लेकर जा रहा था। पुलिस की टीम ने जब मौके पर दबिश दी तो युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन युवक को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया और उसके पास स्थित बैग की तलाशी ली गई
तो उसमें 300 पाव देसी शराब पुलिस को मिली। इसके बाद उसे आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की जा रही। इतनी भारी मात्रा में शराब कहां से लेकर आया था? सर, एक शराब के व्यापार में छापामार कार्रवाई की है, बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी है, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 18/6/23 को क्राइम की टीम को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति शाह नाला के पास अवैध शराब विक्रय के लिए खड़ा है, जो थाना तिलवाड़ा टीम को लेकर मौके पर दबिश दी गई, जो आरोपी के कब्जे से 300 पाव देशी मदिरा शराब जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी कौन है, कहाँ का निवासी है? आरोपी का नाम दुर्गेश उर्फ राजा चक्रवर्ती है, जो शाह नाला का ही निवासी है, थाना तिलवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत। इसके कोई पिछले आपराधिक रिकॉर्ड? इसके अभी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, इसके बारे में विवेचना कर रहे हैं। ये किसकी दारू लिया था, कहाँ लेके जा रहा है? इस संबंध में इससे पूछताछ की गई है, विवेचना भी जारी है। आपका नाम है? सब इंस्पेक्टर अभिषेक कथवा। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।